लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता रमन पैगवार। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत तो मैं यही से शुरू करूंगा कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे। आप मध्य नागपुर से कांग्रेस की सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? देखिए, मध्य नागपुर जो है जी, वहाँ से कैंडिडेट जो चाहिए, जो वहाँ की जनता की दैनंदिन परिस्थितियों से लड़ सके और लंबे समय के लिए कोई ना कोई उनके लिए समाधान खोज सके जी, ऐसा कैंडिडेट वहाँ पे चाहिए जी। अब वो कैंडिडेट कैसा चाहिए? कैंडिडेट को पूरा अनुभव चाहिए जी, जब वो उनके लिए काम कर पाएगा जी। और मैं समझता हूँ कि मैं जो एक राजनीति में 40 वर्ष से हूँ, सामाजिक काम में हूँ, राजनीतिक काम में हूँ जी, व्यावसायिक काम में हूँ, तो मैं इनके लिए ये काम कर सकता हूँ जी। इसलिए मेरी सोच है कि मैं यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर लड़ूँ। जी बिल्कुल रमन जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि आम जनता की दरकार होती है रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी सुविधाएं, ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी ओर से, यदि आपको पार्टी टिकट देती है, यहाँ से आपको उम्मीदवारी मिलती है तो? देखिए, मध्य नागपुर में एक बहुत बड़ा तबका जो है जी, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। मध्य नागपुर में जो हलवा समाज है जी, ये बुनकर का व्यवसाय करता था जी। उसी तरह मुस्लिम समाज में जो है ये भी बुनकरी का व्यवसाय करने में परंपरागत था जी। अगर हम 20-25 साल पहले की इस पे नज़र डालें जी, तो ये नागपुर शहर जो है अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था और हजारों लोग, जैसे कुछ लोग मुस्लिम समाज पावरलूम से जुड़ा हुआ था, हलवा समाज जो है हाथ करके से जुड़ा हुआ था जी, और इनका रोजी रोटी चलती थी और एक बड़ी अच्छी परिस्थिति में ये लोग रहते थे जी। शहर ने जो है धीरे धीरे इनके इस व्यवसाय को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया जी, और आज ये बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जी, तो इनकी बेरोजगारी दूर हो जी, इसलिए हमारे नागपुर शहर में इतने बड़े बड़े नेता हुए, पर किसी ने इसके मूल इसमें जाके कुछ भी नहीं किया। जी, जैसे नरेंद्र देवघरी जी थे हमारे, जी, जिन्होंने 121 एकड़ जो है जी, जमीन सूद गिरने के लिए ली थी जी, और वहाँ पे सूद गिरनी चालू की। उनकी प्लानिंग थी कि प्रोसेसिंग यूनिट लगे और डिज़ाइनिंग की यूनिट लगे, फिनिशिंग की यूनिट लगे और नागपुर में जो व्यवसाय, ये जो बुनकरी व्यवसाय है बहुत बड़े पैमाने पे हो जी। क्योंकि आप गुजरात देखिए, गुजरात में कितने अच्छे से ये काम चल रहा है। नागपुर के अनेक हलवा समाज के व्यक्ति सूरत में जाके काम करते हैं, सूरत में बस गए जी। और जो 121 एकड़ जमीन थी इनकी जी, उसमें से 100 एकड़ तो जमीन सूद गिरने, लॉस में है, सही हालत में नहीं है करके 100 एकड़ जमीन बेच के जी, कहाँ चले गए पैसे ये नहीं मालूम जी। अब 21 एकड़ जो जमीन बची हुई है, उस 21 एकड़ जमीन को भी ये राज्य सरकार जो है वो माहड़ा को देने की तैयारी में 135 करोड़ में। जी, बीच में हमने बहुत बड़ा मुद्दा उठाए थे, हमने प्रदर्शन किए, हमने डेपुटेशन किए कि आप 135 करोड़ पे माहड़ा को जो आप देने वाले ये कैंसिल करो। और आज उसकी जो रेट है, अगर आप रेडी रेकनर के हिसाब से देखें जी, तो आज वो 800 करोड़ की ज़मीन है जी, आप उसको रेडी रेकनर के हिसाब से ज़मीन 800 करोड़ में बेचिए जी, और जो दूसरे फंड्स भी जमा हो सकते हैं। दूसरे फंड्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, पावरलूम डिपार्टमेंट और जो हैंडलूम कारपोरेशन है, ये तीनों कारपोरेशन जो है
उसको सम्मिलित कर दिया जाए और इसको सम्मिलित करके एक कारपोरेशन बनाया जाए, जैसे MSEB है, MSSIDC है, MSEL है। तो इसकी जो प्रोसेस जो है वो चालू है और उसमें इनकी कितनी जायदाद है, कितने की इनका असेट्स है, ये गिनती चालू है इनकी। तो जहाँ पे 21 एकड़ जो सूद गिरने की ज़मीन है, वहीं पे जो है 35 एकड़ ज़मीन ये हाथकरघा महामंडल की भी है, 11 एकड़ ज़मीन गलीचा प्रकल्प की है। ऐसे अगर देखे जाए तो वहाँ 60-65 एकड़ ज़मीन जो है ये कारपोरेशन, ये नई जो कारपोरेशन बना रहे हैं उसकी है। अगर ये मार्केट रेट से वहाँ इसको बेचे और जो नितिन जी के जो अनुसार जो मेट्रो चारों जगह जा रही है शहर में, वहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स बनाए, कैंपस बनाए, 4 जगह सूतगिरनी बने, कपास खरीदी केंद्र बने, जीनिंग फैक्ट्री बने, प्रेसिंग फैक्ट्री बने, प्रोसेसिंग यूनिट बने, इनकी फिनिशिंग यूनिट बने और फिर वहाँ कपड़ा बन के वहीं पे और कैंपस बने जो रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह बनाए। जिस नागपुर शहर में, मध्य नागपुर में 50,000 लोगों को रोजगार मिल सकता, उसमें तो कहीं पे ध्यान नहीं है राज्य सरकार का। और अपने जब ये घोषणा पत्र पैदा कर देती है तो उसमें ये बोलती है कि सबसे ज़्यादा रोजगार पूरक जो काम है तो वो कपड़ा क्षेत्र है, इतने % ग्रोथ होंगी, उतने % ग्रोथ होंगी, पर फील्ड में तो कुछ भी काम नहीं होता। अगर ये काम, अगर ये सूतगिरनी की ज़मीन बेच के अगर ये 2000 करोड़ का जो है फंड इकट्ठा हो सकता है, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, उसमें इन्होंने एक महामंडल बनाने की बात की है, 1000 करोड़ से उसकी शुरुआत की बात की। अगर ये सब हुआ तो नागपुर का चित्र बदल जाएगा जी। आज अब आप साउथ में जाओ, सेलम में, वहाँ पे कितने बनियाइन और इसका उद्योग है। अब दूसरे जगह जाओ, सूरत में, कई जगह भिवंडी में, महाराष्ट्र में कितना बड़ा उद्योग है। एक एक जो है आज सही देखे जाए तो हाथकरघा में इतना नया डेवलपमेंट हो चुका है कि ऊपर में जो जकाट रहता है, जकाट कंप्यूटर से चलता है। पावर लूम में सेमी पावर लूम, डेवलप पावर लूम आ चुके हैं, नीटिंग मशीन आ रही है, नीटिंग मशीन में कपड़ा बहुत अच्छा बनता है। अगर ये सही में अगर किसी राजनेताओं की सोच इस तरह से हो तो मैं समझता हूँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा। जी बिल्कुल। रमन जी, क्या कहना चाहूँगी, यदि हम वापस 2019 विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो हमने देखा था कि कांग्रेस के बंटी शेड़के जीत के करीब करीब पहुंच चुके थे। क्या लगता है, आप भी 40 साल से सक्रिय राजनीति में रहे हो, किस तरीके से देखते हो आप मध्य नागपुर विधानसभा को? मध्य नागपुर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अधूरे हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो? देखो, मध्य नागपुर में अगर डेवलपमेंट के मुद्दे देखे जाए, एक भंडारा रोड जो है, सबसे पहला अगर भंडारा रोड चौड़ीकरण का कोई काम आया था तो भंडारा रोड का आया था। वो अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन, उद्घाटन, इसके सिवाय वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर भंडारा रोड जो जहाँ पे एक होलसेल मार्केट था, अगर उसको वहाँ पे आज स्कूटर तक नहीं जा सकती, अगर चौड़ीकरण नहीं हुआ तो वो वहाँ का तो पूरा बिजनेस जो है ख़त्म हो रहा है। तो एक भंडारा रोड चौड़ीकरण का काम है। आप देखिए शुक्रवारी तालाब पे जो है वो भी डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। आप देखिए जो मध्य नागपुर में कुछ झोपड़ा पट्टियाँ है, वहाँ पे आपने पट्टे वाटप नहीं किए। मछली बाजार है, वहाँ का समस्या हल नहीं किए। कुछ लोगों का विरोध है, कुछ लोग उसके समर्थन में। तो आप बैठाइए ना, दोनों पक्ष को बैठाइए और कुछ ना कुछ समस्या का हल तो निकालिए जी। इसके बाद में मोमिनपुरा में जो फ्लाईओवर आ रहा है, वहाँ के लोगों का विरोध है। आपने काम धीमा कर दिया विरोध के कारण। वहाँ के लोगों को बैठाइए, वहाँ के लोगों को समझाइए, वहाँ पे उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। पर आप एक काम शुरू करते हो और वो पेंडिंग कर देते हो। आप इतना बड़ा फ्लाईओवर आप इंदौरा चौक से निकाल रहे दिघोरी तक, पूरे आपने रोड खोद दिए, रोड पे पिल्लर हो गए, गड्ढे हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। अभी नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने जो 2 डेपुटेशन दिए जी, एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को दिए, एक NIT के कमिश्नर को दिए। मैंने दोनों जगह मुद्दे उठाए कि भाई आप जहाँ पिल्लर बन गए वहाँ पे रेती की बोरी डाल के आप रोड तो बराबर कर सकते हो जी।
तो उनका ये जवाब था कि भाई वो अलग अथॉरिटी है NHAI जी, पर अथॉरिटी अलग है, पर एक पालक मंत्री जो यहाँ का है वो तो कॉम्बिनेशन करके सबका कोऑर्डिनेशन करके ये छोटी मोटी चीजें तो हल कर सकता है। यानी कुल मिलाकर आपका ये कहना है रमन जी कि जिस तरीके का विकास मध्य नागपुर में होना था उस तरीके का विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। आपके कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक के पिलर्स लगे हुए हैं रोड पे, ट्रैफिक जाम होती है। तो मुझे बताइए कि जो काम थोड़े से पैसे का है उसका कोई ना कोई तो कर सकता, पालक मंत्री अपने फंड से कर सकता है, DPDC से कर सकता है, आमदार अपने फंड से कर सकता है, पर कोई किसी का देखने वाला नहीं है। जी, एक सवाल ये कि मान लीजिए यदि आपको कांग्रेस ने मौका दी, किस तरीके की टक्कर होंगी? टक्कर क्या, मैं जीत के आऊँगा जी। उसका 2-3 कारण है। देखिए मध्य नागपुर जो है एक हिंदी भाषी क्षेत्र भी है जी, और हिंदी भाषी क्षेत्र होने के कारण जैसे असंख्य समाज है, मैं 2-4-5 समाजों की नहीं बोल रहा हूँ, असंख्य समाज है जहाँ वहाँ हिंदी भाषी है जी। तो उनके एक बड़ा मुसलमान तबका भी वहाँ पर है। हाँ, मुसलमान तो ऐसे में यदि हम 2019 वापस बात करें 2019 चुनाव की, तो कहीं हमने देखा था कि AIMM ने भी जो खेल है हाँ, कांग्रेस का बिगाड़ा था। हाँ। तो ऐसे में क्या लगता है किस तरीके की लड़ाई होगी 2024 में? AIMM और BSP यदि साथ में लड़ती है? देखिए एक फेस जो होता है जी, वो फेस को देख के जैसे MMI वहाँ लड़ी थी जी, तो मुस्लिमों में एक जो हमारा प्रेम है जी, परिवार का, हम उनके साथ में रहे हुए हैं। मेरे छोटे भाई भी इलेक्शन वहाँ पे लड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से 3rd पोजीशन में थे उस समय। प्रवीण दटके के पिता वहाँ से लड़े थे, अनीस अहमद 26,000 लेके चुन के आए थे। तो एक भारी जो है उनका समर्थन हमारे को पैगवार परिवार को है। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत किसी की इच्छा भी हुई लड़ने की तो मैं नहीं समझता कि मुसलमान भाई हमको छोड़ेंगे। जी। दूसरी बात जो व्यावसायिक क्षेत्र है, मेरे ब्रदर्स जो है वो स्टील मेटल मर्चेंट से जुड़े हुए हैं। मैं खुद नागपुर विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा हूँ। नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सब हमारे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। स्टील मर्चेंट एसोसिएशन में जो एक व्यापारिक समुदाय भी वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है जी। तो व्यापारिक समुदाय से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, और 40 साल का संपर्क में आदमी एक बैग को देख लेता है जी कि ये सही में अच्छे लोग हैं कि कुछ अलग टाइप के लोग हैं। तो हमने एक क्रेडिबिलिटी बनाई है जी पैगवार परिवार ने, तो उस क्रेडिबिलिटी का फ़ायदा मुझे ज़रूर मिलेगा और मैं बीजेपी के वोट काट के यहाँ बहुत अच्छी तरीके से चुनकर आऊँगा। और क्योंकि 40 साल के समय में अनेक कार्यकर्ता, अनेक एक्टिविस्ट और अनेक लोगों के जो काम हमने किए जी वो काम में आएंगे। जी रमन जी, एक सवाल ऐसा करना चाहूँगा कि जब लोकतंत्र की बुनियाद हिलने लगती है, हाँ। जनता से किए वादे जब नेताजी भूलने लगते हैं, हाँ। सरकारी महकमे में बैठे उच्च अधिकारी जब कामों से अपना जी चुराते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। ऐसे में आपका जो राजनीतिक सफर है, वार्ड अध्यक्ष से लेकर नगर सेवक और उसके बाद में अब आप विधायकी के लिए दावेदारी कर रहे हो, क्या लगता है किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो लाडली बहना योजना मौजूदा सरकार ने शुरू की है, कितना असर इस चुनाव में उसका देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि लोग जो है इनकी जो योजनाएं हैं, इनके जो सपने दिखाने के तरीके, वो लोग समझ गए हैं कि ये बड़ा चढ़ा कर बताते हैं और जो हकीकत में जो उतरना चाहिए वो इनके कामों से ये उतरता नहीं। जी। अगर आप ये इजाज़त दे तो मैं मेरे जो नगर सेवक के 2 साल रहे, 3 साल रहे, उसमें मैंने क्या काम किया आपको मैं बता सकता हूँ। जी बताइए। देखिए मैं जब नगर सेवक बना जी तो वहाँ सबसे पहले मैंने काम देखा कि भाई जो एवजदार थे जी उनको 140 दिन काम मिलता था जी। और वो ठेकेदार जो रहते थे, वहाँ के जो जमादार रहते थे, वो उनका शोषण करते थे जी। तो मैंने कमिश्नर से मिलके मैंने आंदोलन करके उनको 240 दिन काम मिलाया जी। तो जिससे वो उनकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई जी। उनको पेमेंट जो कैश पे मिलता था उसको चेक से दिलवाया। दूसरा काम जो है
अपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है बाहर से लेते थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट हमेशा खाली रहती थी। तो मैंने बोला कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम पास किए हुए, आप उनकी भर्ती लो ना पहले जी। तुम्हारे डिपार्टमेंट में से जो लोग हैं उनमें से आप भर्ती करो, बाद में नहीं मिलेंगे तो आप बाहर से करिए जी। तो उन लोगों का एक फ़ायदा किया। दूसरी बात, जो बीच में उस समय जब मैं नगर सेवक था तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती किए उन्होंने जी। और वो उसके एग्रीमेंट में क्या लिखा था वो सब मैंने देखा। यानी आपका विशेष ध्यान जो ऐसे परिवारों पर है जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों पर आपने विशेष ध्यान दिया है और धरातल की राजनीति से आप जुड़े हैं। धरातल की राजनीति से अब व्यापारी, अब ये जैसे मैं सबसे बड़ा काम बताता आपको जी। 106 लोगों को जो है चंद्रशेखर जी ने निकाल दिया था जी। आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, जिनको एडिशनल भर्ती हुई करके उनको निकाल दिया था जी। जिसको मैं बड़े बड़े नागपुर शहर के नेता नहीं कर पाए जी। और मैंने 89 लोगों को रीइंस्टेट करवाया जी। और रीइंस्टेट करवा के बेचारे आज वो मानते हैं, क्योंकि मेरे साथ में शिवाजीराव मोगे साहब थे, पृथ्वीराज चौहान साहब थे, कारपोरेशन में मैंने इंक्वायरी कमेटी बैठाई, प्रस्ताव पास किए, नितिन जी ने भी उसमें हेल्प की। यानी सारे नेताओं के हेल्प लेके किस तरीके से काम होता है ये मुझे मालूम है जी। तो 89 लोग आज कारपोरेशन में सीनियर पोस्ट पे है जी। तो एक आखिरी सवाल रमन जी, मध्य नागपुर विधानसभा जहाँ से हम बात करें, देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं अपनी, ऐसे बहुत से कांग्रेसी है। ऐसे में आपको टिकट मिलेंगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, देखिए, जब टिकट के वितरण की बात आती है जी, तो उसमें कई पहलू देखे जाते हैं जी। आपने पार्टी के में कितने साल से ईमानदारी से आप रहे जी, आपने जितने लोकसभा और विधानसभा हुए उसमें ईमानदारी से काम की कि नहीं, पार्टी के जो नेता रहते हैं इनके सब ध्यान में रहता है, सब चीजें रहती है। फिर जो वहाँ का इक्वेशन है जी, कौन चुन के आ सकता है, वो इक्वेशन में ये बैठता है कि नहीं बैठता है, वो देखा जाता है। और वो देखा जाता है जो कैंडिडेट है वो सब चीज़ों से परिपूर्ण है कि नहीं जी, एजुकेशन से, सोशल वर्क से, पॉलिटिकल वर्क में ईमानदारी से। तो मैं नहीं समझता कि मैं कहीं पे भी पीछे हूँ। मैं हर मुद्दे पे, हर स्टेप पे, हर इस पे मैं ठीक बैठता हूँ। और कौन चुन के आ सकता है ये भी मुद्दा जो रहता है उसमें भी पार्टी टिकट देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें पूरी तरह से फिट बैठता हूँ। और पार्टी जो है अगर देंगी तो मैं एक सीट जो है कांग्रेस के लिए बढ़ाऊंगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम? तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम? तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध।
तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांचीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट,
रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर, मानीवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।